नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। हाँ हाँ, कैसे हैं सब लोग? प्रणाम गुरुजी। सब ठीक। आप कैसे हो गुरुजी? चल रहा है, प्रभु की कृपा है। कितने लोग हैं अपने? अभी आए हैं कि नहीं? પાંચ ચાર લોકો છે. अरे ये अपने क्या नाम इनका, ये जुड़ गए हैं क्या अपने कोर्ट वाले भाई साहब? हाँ, जी। क्या नाम उनका? आकाश आकाश भाई. जी। हाँ, क्या आकाश जी कैसे हैं? तो शायद रिकॉर्डिंग का चालू कर दिया होगा ना, इसलिए बात नहीं करेंगे. रिकॉर्डिंग लेक्चर शुरू होने के बाद किया करिए ना। हे प्रभु। आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ जी. हम आज 2 बिंदु पूरे करेंगे। पीपीटी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में ही। देखिए आ गई क्या? थोड़ा सा समय आपको भी मिलेगा अध्ययन करने के लिए बाद में। नहीं, अभी तो दिख नहीं रही है. आ गई है? वही है ना वो ग्रुप आपका, एमएस क्या क्या है? क्या एमएच. नाम अच्छा ग्रुप का नाम? अच्छा. हाँ हाँ, आ गई MES। गुरुजी। आ गया. आ गया। हाँ, द न्यू क्रिटिसिज्म और रशियन फॉर्मेलिज्म, ऐसे 2 बिंदु हैं। और उसकी पीपीटी में आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मिल गई आपको? हाँ जी. शुरू करें? जी. वेट जी करना है गुरुजी। कुछ लोगों को? अभी तो कर सकते. शुरू कर सकते हैं गुरुजी, ज्वाइन हो जाएंगे सब धीरे धीरे। तो हमने लास्ट टाइम 2-3 बिंदु लिए थे, उसमें बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, सोशियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा हमने सुना था। याद है आपको? लास्ट लेक्चर का कुछ याद है क्या आपको? सब भूल गए? हाँ, हेलो। हाँ जी सर, देखना पड़ेगा. इतना कुछ याद नहीं है. याद नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है.
याद रहा कुछ भूल गए का, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। वो सब ठीक है। गेस्ट लेक्चर वाला याद है थोड़ा थोड़ा। हाँ, गेस्ट लेक्चर का थोड़ा थोड़ा ध्यान में है। आगे का में कौन सा गेस्ट लेक्चर? आपने जो कॉलेज में लिया था ना, हाँ हाँ हाँ, जीटीयू। याद है आपको? हाँ, वो थोड़ा आगे का भूल गए। ओके। अभी मैंने जो पीपीटी भेजी है उसको जरा थोड़ा देखिए ना, एक 5 मिनट में हम शुरू करेंगे। हाँ जी, ठीक है। इस सर ने दो पीपीटीज भेजी है ना, एक तो न्यू क्रिटिसिज्म और एक दूसरी जो। रशियन फॉर्मेलिज्म है। जी जी। तो न्यू क्रिटिसिज्म जरा देख लीजिए। हाँ जी। रशियन फॉर्मेलिज्म उसके बाद हम सब आज दोनों ही हम अध्ययन करने वाले हैं। जी जी, पहले वो देख लें न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म जरा देख लीजिए सब। जी जी गुरुजी। कुछ समझ रहा है क्या?
गुरुजी ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में कि कोई लिख रहा है अगर कुछ, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि क्या उसने ऑथर ने क्या कहने की कोशिश की है और रीडर का क्या इमोशनल बायस है, या वो कुछ और कहना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है जो ऑथर है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, जो लोग नहीं थे उनको पीछे क्या हुआ वो थोड़ा सा और एक बार बताता हूँ। हमने शुरुआत की थी कि वेस्टर्न मेथड्स क्या है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न मेथड्स में वेस्टर्न मेथड्स ऑफ डिस्कोर्स ऐसा हमारा विषय का नाम है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि पाश्चात्य तत्वज्ञान में, पाश्चात्य विज्ञान में नेचर ऑफ प्री इंक्वायरी है कि नहीं। अब नेचर ऑफ प्री इंक्वायरी आपके पास यदि सिलेबस होगा आपका, मैंने आपको कहा था कि जरा आपका सिलेबस सब आपके साथ है ना, रखना चाहिए सिलेबस आपका। हाँ जी है। यूनिट 1 में हम देख रहे हैं, यूनिट 1 में ऐसा था कि डिस्कवरी जो है अपने विचार की, अपना फ्री इंक्वायरी ऐसा कहा गया है इन्होंने, है ना। याद है किसी को, कोई पढ़ सकता है? हाँ, ट्रेडिशनल वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शंस ऑन लिमिट्स ऑफ फ्री इंक्वायरी। हाँ, तो हमने ये देखा कि पाश्चात्य दर्शन में फ्री इंक्वायरी जो हम कर रहे हैं तत्वज्ञान में, हमारे यहाँ जैसे हम किसको भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनके यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, तो हम ये समझ रहे थे कि एक मिनट, मैं जरा शेयर करता हूँ। क्या दिख रहा है आपको? बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है? हम्म। हाँ, अब क्या दिख रहा है? पीपीटी दिख रही है? ना, वेलकम टू महा सिक्योर लॉग इन, क्लिक हियर टू लॉग इन। अरे अब दिख रहा है कुछ? ना, हवे जतु रह्યું। नहीं एक दिख मिनट, हाँ, एक ही मिनट, थोड़ा सा एंटायर स्क्रीन, क्रोम टैब। देखिए, दिख रहा है? हाँ, हवे देखा। हाँ, तो हमने ये देखा अभी तक कि नेचर ऑफ प्री इंक्वायरी यानी सत्य के पास, सत्य का यथार्थ आकलन होने के लिए जिस पद्धति से भारतीय परंपरा में छूट दी है, प्रश्न पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, we can negotiate, we can have discussions on these things, but it is not available in Western methods. Now what is the Western method? Western method is, there are two people, one is what you can say, one is Islam, another one is Christianity, and that you cannot ask questions, you have to just follow. तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में भी
आपने ये नाम सुना होगा, एनलाइटनमेंट करके, सुना है आपने? हाँ एनलाइटनमेंट सुना है आपने? हाँ जी। हाँ, तो एनलाइटनमेंट क्या होती है? तो व्यक्ति को खुद ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, है ना, हाँ इसके बारे में अपने यहाँ कुछ कहा गया है। तो मैं आपको जरा पीपीटी के साथ, हाँ देखिए, आप दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। जी। अब सब काम आपके पास अभी कुछ कर रहे हैं वगैरह, तो सब छोड़ के जरा शांति से ये बातें जरा समझेंगे, ठीक है? तो वेस्टर्न मेथड में प्रश्न पूछना, फ्री इंक्वायरी, ये कब आई? तो 18th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट करके एक विचार आया। एनलाइटनमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल में, आप पढ़ पा रहे हैं ना, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी जी। The Enlightenment was an intellectual movement in Europe during 18th century in which people began to change their views on world and society. क्या हुआ 16th-17th सेंचुरी में, एक जगह धर्म कह रहा था कि पृथ्वी के आजू बाजू में सूर्य घूमता है, तब उल्टा ही कहा जाता था। लेकिन कोपरनिकस आया, गैलीलियो आया, उन्होंने कहा कि नहीं, सूर्य के अर्थ इवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नॉट वाइस वर्सा। तो ये जब विज्ञान के प्रयोग होने लगे तो यूरोपियन समाज में चर्चा चालू हो गई। तो ये 2-3 बिंदु थे। एक था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने चर्च के खिलाफ प्रश्न पूछने चालू किए। चैलेंज द वर्ल्ड पावर ऑफ द चर्च, they have formed the foundation of all modern sciences and is followed by the enlightenment, ठीक है? तो scientific revolution showed nature and universe could be explained through reason, mathematical precision. So people began to believe that they could explain the workings of society and the relationship of people in terms of scientific study. तो पहली बार लोगों को ऐसे लगा कि धर्म यानी अपना धर्म नहीं, रिलीजन बोल रहा हूँ, रिलीजन यानी क्रिश्चियनिटी, उन्होंने कहा कि जो धर्म में लिखा है वो साइंटिफिक नहीं है, और इसलिए उन्होंने वो तोड़ना शुरू कर दिया। तो साइंटिफिक एंड एकेडमिक थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो ये जो रीजन है ना, आपको तीसरा बिंदु दिख रहा है? तीसरे बिंदु में लिखा है साइंटिफिक एंड एकेडमिक थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड नॉट ऑन चर्च। चर्च जैसे बोलेगा वैसा हम नहीं सुनेंगे, तो हम स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, हम प्रश्न पूछेंगे। तो इसके साथ क्या हुआ देखिए, included a number of writers living at different times in various countries, challenged old ways of thinking, they questioned divine right of rule, और उल्टी गंगा बहने चालू हो गई। मैं से 18 से 19 सेंचुरी के बारे में बोल रहा हूँ। तब लोग ये देखो, ये सब तत्वज्ञ वहां के वेस्टर्न थिंकर्स आ गए। वॉल्टेयर है, आपने सुना होगा ना इनके बारे में, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, रूसो का नाम सुना होगा आपने, है ना? ना सर, ना, अब कशु भण्या ज हाँ નથી। सर, सुना था रूसो, स्कूल में पढ़ा था रूसो के बारे में। हाँ, वही स्कूल वाला ही है वो, ये स्कूल वाला ही है। प्लेटो और रूसो, वो सब वगैरह। हाँ, तो इन्होंने प्रश्न पूछना चालू किए, और जो उनको नागवार गुजरा, चर्च नेवर वांटेड टू हियर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। और फिर क्या हुआ, थॉमस हॉब्स, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि प्रश्न जब पूछेंगे तो प्रश्न के उत्तर अलग अलग आएंगे। ऐसा ये देखिए, एनलाइटनमेंट थिंकर्स ऑफ अमेरिकन, तो अमेरिका जो खड़ी हुई, अमेरिकन एनलाइटनमेंट हम बोलते हैं, तो वो एनलाइटनमेंट करके एक मोमेंट चली, उसके बारे में है। और उसके बाद ये देखिए, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने सुना होगा इन दोनों का नाम। इन्होंने अमेरिका को तैयार किया, अमेरिका के पहले पॉलिटिशियंस थे, और उन्होंने ये कहा कि हमें इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, हमें प्रश्न पूछने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है, नेचुरल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। तो ऐसे बिंदु रहे। और उसके बाद ये जो हम सेक्युलरिज्म शब्द सुनते हैं ना, आपने सुना होगा सेक्युलरिज्म, हाँ जी, सुना है क्या आपने? हाँ, हेलो। અત્યારે તો ભારતમાં બહુ જ ચાલે છે। तो हम थोड़ा सा, मैं आपको
एक छोटा सा बिंदु सुनाता हूं और हम आगे आगे चलेंगे, थोड़ा सा चलेगा आपको? हाँ जी। जी जी। हाँ, तो हम समझ रहे थे पहला बिंदु की क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ सकते हम। हाँ, हमें तो प्रश्न पूछने चाहिए। तो प्रश्न के बारे में इंक्वायरी करने के लिए बहुत सारी पाबंदियां थी, और इसलिए वेस्टर्न मेथड को समझने के लिए हमें ये भी समझना है कि हमें जो ज्ञान देते हैं मॉडर्निटी के नाम पे, उनको ये बताना है कि आपने तो गैलीलियो, कोपरनिकस, इन लोगों को तो मारा, उनको टॉर्चर किया क्योंकि वो विज्ञान के बारे में बोल रहे थे। तो हम जो विज्ञान कहते हैं और धर्म कहते हैं ना, पहली बात आपको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम विनंती ये है कि शब्दों का चयन हमें योग्य करना चाहिए। शब्दों का चयन यानी हमें कभी भी उनके धर्म को, रिलीजन को धर्म नहीं कहना है। ये बात पता चली आपको? हाँ। उनका रिलीजन है और हमारा धर्म है, समझ रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल हमें ये करनी है, ठीक है? तो ट्रांसलेशन गलत होता है। और दूसरा होता है, हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि जीवन का यथार्थ दर्शन, आपको कौन सा स्लाइड दिख रही है अभी? हाँ, હવે न्यू न्यू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हाँ, स्टार्टेड। तो प्री इंक्वायरी के बाद क्या हुआ? मोनिका जी माइक। श्योर। हाँ, स्विच ऑफ करिए अपना, हाँ ऑडियो। हाँ, तो उसके उस बिंदु के बाद हम आगे जाते हैं बायोग्राफिकल एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है ना? सेकंड यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट में दूसरा बिंदु क्या है, जरा पढ़िए। It appeared as a reaction toward biographical and traditional historical criticism. नो 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 नो, वो नहीं, आपके सिलेबस में बोल रहा हूं मैं। सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में दूसरा बिंदु कौन सा है? हाँ, એમાં છે ट्रेडिशनल मेथड्स, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल। हाँ, समझ रहे हैं? हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल अप्रोच। तो ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होता है, यानी कोई सत्य समझना है तो उसकी हिस्ट्री क्या होगी। वो मानो एक टेक्स्ट लिखा है, कोई ग्रंथ लिखा है, तो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। और दूसरा बायोग्राफिकल बैकग्राउंड, यानी कवि जिसने लिखा है उसका बैकग्राउंड समझना, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और बायोग्राफिकल बैकग्राउंड। हमने लास्ट लेक्चर में उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की थी कि मानो रामचरितमानस समझना है, तो रामचरितमानस जब लिखा गया, वो जमाने का वो इतिहास, उस ना कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा कवि के बारे में खुद को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोग्राफी ऑफ द पोएट एंड अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएट। सो this is Western method of understanding discourse. What is that? Biographical approach. So to understand the biography of the poet or the writer, to understand the text. Or there is another approach called you understand the historical approach, that is historical background of that particular book, that you understand the book. So these are two methods. Now there is something called new criticism, and this new criticism came as reaction towards biographical and traditional historical criticism, which was focused on extra text material such as the biography of the author. Is it clear now? The second unit, sorry, first unit, second point, and third point is new criticism and Russian formalism, right? हेलो, Yes. आपके यूनिट में फर्स्ट यूनिट का क्या थर्ड पॉइंट क्या है, पढ़िए जरा सिलेबस में। सिलेबस Formalism and new criticism. Importance हाँ, of form and literariness, but not of author. वेरी गुड। तो उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फॉर्मेलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म लिखा है, लेकिन उसको न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मेलिज्म ऐसा कहेंगे, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म पहले आया है, फिर फॉर्मेलिज्म आया है। ठीक है, सबको समझा? जी। तो पहले क्या था, बायोग्राफिकल यानी लेखक का बायोग्राफी देखना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना, ये बहुत चलन में था। तो न्यू क्रिटिसिज्म आया 1940 में, और इनको ये कैसे आ गया, तो इसने रिएक्शन दी किसको, बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को। ये यहाँ तक पता चला, सबको समझ गया? हाँ, आगे जाएंगे। अब न्यू क्रिटिसिज्म दो पद्धति से हम समझते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है नई आलोचना, नई समीक्षा। इसके बारे में मैंने हिंदी में नोट्स आपको ग्रुप में भेजे थे,
याद है आपको? हाँ नई आलोचना कहते हैं उसको हिंदी में, नई आलोचना या नई समीक्षा। अब अच्छा हिंदी में अलग है, इंग्लिश में उसको अलग कहते हैं। अब ये विषय मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन है ना, आपको हिंदी में बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म दो पद्धति से होता है, एक होता है एज ए लिटरेरी थियरी और दूसरा होता है एज अ वे ऑफ रीडिंग टेक्स्ट। यानी न्यू क्रिटिसिज्म एक वेस्टर्न मेथड है जिसके जरिए हमें कोई विषय का ज्ञान हो, ये एक बिंदु हो गया। और दूसरा एज अ वे ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, तो ये एक दृष्टिकोण भी है और दूसरा कोई टेक्स्ट पढ़ने की पद्धति भी है। तो न्यू क्रिटिसिज्म हम कैसे पढ़ सकते हैं? दो पद्धति से, कि एखादा ग्रंथ है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको कैसे किया जाए? तो वो एक तात्विक पृष्ठभूमि के रूप में लिया जाए, और दूसरा पढ़ने की पद्धति। अब पढ़ने की पद्धति कैसे होती है? तो देख कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म वाले, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शब्द दिया है, उसको कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट, टेक्स्ट का अर्थ क्या है आपने सबको पता है, टेक्स्ट बुक हम कहते हैं, टेक्स्ट बुक। अब जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यानी हमारे सामने जो कोई ग्रंथ है, जो कोई विचार है, उसको कहेंगे टेक्स्ट। लखन। टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट, इट एग्जाम्पल टू वैलिडेट आवर इंटरप्रिटेशन और सोर्स टू एनालाइज एंड गेट ट्रू मीनिंग। तो टेक्स्ट होता है कोई कंप्लीट वर्क। मानो शेक्सपियर का नाटक है हैमलेट, तो हैमलेट हो गया टेक्स्ट, रामचरितमानस हो गया टेक्स्ट। अब ये कैसा है? कंप्लीट वर्क ऑफ आर्ट है। तो उस टेक्स्ट को और जो कोई ग्रंथ है उसको न्यू क्रिटिसिज्म के जो तत्वज्ञ लोग हैं वो टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे जाके दो बिंदु रखे, एक विषय होता है इंटेंशनल फैलेसी, दूसरा बिंदु होता है अफेक्टिव फैलेसी। अब हम एक एक को समझेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म का क्या कहना है कि मानो कवि ने जो कुछ लिखा है उसका क्या इंटेंशन है कवि का, उसको हमें समझना नहीं है। फैलेसी का अर्थ होता है, फैलेसी का अर्थ क्या होता है? उसकी कुछ जरूरत नहीं है, झूठ है, इंटेंशनल फैलेसी। तो कहते हैं ये टर्म 20th सेंचुरी में यूज की गई, और जिसको कहा है कि प्रॉब्लम इनहेरेंट इन ट्राइंग टू जज अ वर्क ऑफ आर्ट बाय अज्यूमिंग द इंटेंट और पर्पस ऑफ द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड इट। तो जिसने ये ग्रंथ लिखा है उसका उसके पीछे क्या इंटेंशन था वो समझना नहीं है हमें, ऐसा न्यू क्रिटिसिज्म कहता है। क्योंकि हम वो इंटेंशन समझना टेक्स्ट के बाहर जाएगा। उनका कहना है कि उन्हें बस केवल टेक्स्ट ही पढ़ना है। जो आगमन एक कविता है आपके साथ, वो टेक्स्ट, कविता को ही पढ़ना है। कवि के लेखक कौन है कविता के, उसके बारे में हमें नहीं जानना है, उनका कहना है ऐसे। दूसरा बिंदु है अफेक्टिव फैलेसी। इसका अर्थ होता है जजिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस इन द रीडर। यानी अफेक्शन, अफेक्टिव यानी कविता पढ़ने के बाद मानो कोई रोमांटिक कविता है तो श्रृंगार भाव जागृत होता है। मानो कोई वीर शौर्य वाली कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा कहा, तो हमारे अंदर एक शूरता, शूर का है ना, शूर का शौर्य का भाव जागृत होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का यदि मैंने पोवाड़ा गाया तो हमारे मन में ऐसे लगता है कि मैं तलवार लेके अभी औरंगजेब को है ना युद्ध करने के लिए तैयार। तो ये क्या हो गया? वो कविता कहने के बाद हमारे मन में जो प्रभाव हुआ उसका अर्थ हो गया। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म कहता है हमें कविता का इमोशनल इफेक्ट क्या हो रहा है रीडर पे, उसको भी नहीं देखना, ठीक है। तो ये उसके पहले इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म था, उसको ये रिएक्शन करके आया। इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म क्या कहता था कि एखादा वाङ्मय लिखा है, कोई ग्रंथ लिखा है, तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ता है व्यक्ति के रूप में, तो वो उसको इंप्रेशनिज्म कहते हैं। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म उसका भी रिएक्शन के तौर पर आया। ये याद रखिए, ये जो सब वेस्टर्न मेथड्स है ना, वो एक ने किसी कुछ कहा तो उसको उसके खिलाफ दूसरे ने किसी कहा, फिर दूसरे ने और दूसरा कहा, ऐसा होते 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 हम न्यू क्रिटिसिज्म से चालू होंगे तो मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म आगे आए, बहुत सारे इजम्स आएंगे। और मैंने पिछली बार कहा था आपको, जहां इजम आएगा वहां भारतीयता नष्ट हो जाएगी। तो हम कोई इज्म में ध्यान नहीं देते, ठीक है। हम हिंदुइज्म नहीं कहते हैं, यदि आप कह रहे हैं तो बंद करिए कहना। ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है? आजकल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आपने सुना है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं पता है आपको कि
हिंदुइज्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, ऐसे कैसे है? तो ये हमारा बुद्धिभेद करने के लिए वामपंथी लोगों ने ये चलाया है। हिंदुइज्म अलग होता है, हमें हिंदुइज्म मान्य है, लेकिन हमें हिंदुत्व मान्य नहीं, ऐसे कहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व मंदिर बनाता है, लोगों को पीटता है, माइनॉरिटी के अपीजमेंट करता नहीं है। तो उनके हिसाब से सेक्युलरिज्म हिंदू है ना, हिंदुत्व, ये बातें अभी तक 70-75 साल हमें यही चूरन पिलाया गया। तो ये किसके तरफ से पिलाया गया? तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये वेस्टर्न मेथड हमने 70 साल पहले ही अध्ययन किया होता तो अब तक हमारी इतनी दुर्दशा नहीं हुई होती। जैसे हम आगे फेमिनिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, उनका विचार ही है भारत की जो संस्कृति है उसको विखंडित करना। समझ रहे हैं आप? मानो आपने देखा होगा अभी भगवान राम का मंदिर का विग्रह वहां स्थापन हो गया, लेकिन उसके पहले कितना हमें दिग्भ्रमित किया गया। आजकल भी कितना अनर्गल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं राम के ऊपर, सीता जी के ऊपर। आजकल की है ना फेमिनिज्म जो है, आजकल का फेमिनिज्म कहता है कि मैं स्त्री हूं और ऐसा मुझे पति नहीं चाहिए कि जो मुझे वन में ऐसे अकेला छोड़ दे, तो मुझे राम ऐसे, ये नैरेटिव जो पेडल हो रहा है, ये इसी लेफ्टिस्ट मानसिकता जो है, ये जो इजम्स है, उसको लेके हमारे मन में विचार। मानो कितना भी सश्रद्ध हिंदू हो, उसको एक प्रश्न पूछो कि अरे राम मंदिर तो हो रहा है, लेकिन आज तो मुहूर्त ही नहीं है, मुहूर्त ऐसा कैसा मुहूर्त निकाल दिया? तो ये देखो बुद्धिभेद कर दिया। दूसरा, 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, अकेले मोदी ही आ रहे हैं। तो ये बुद्धिभेद करके और कोई शंकराचार्य को पकड़ना, उनको इंटरव्यू लेना, है ना? आपने देखा होगा 22 जनवरी के पहले इतने इंटरव्यू आ रहे थे इस प्रतिष्ठापन होने के बाद सब बंद हो गए इंटरव्यू, शंकराचार्य बंद, सब बंद। ये उसी दिन क्यों करना था? क्योंकि उनकी एक टूल किट, जिसको बोलते हैं टूल किट, आपने सुना होगा लास्ट टाइम वो कृषि कानून के बारे में हुआ था, 1 साल हो गया उसको, याद है आपको? दिल्ली में धरना हुआ था, फिर शाहीन बाग हुआ, फिर लोग बैठे। ये जो लड़ाई होती है ना रास्ते पे, उस रास्ते पे होने वाली लड़ाई को क्लासरूम में बैठ के प्रोफेसर लोग, ये लोग है ना, उसको कवर देते हैं, अंडर कवर, ताकि उसको जस्टिफाई किया जाए, अरे अरे इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, अरे अरे ऐसे ये नहीं होता है ना? तो ये जो विचार है, आपको यदि पता चलेगा तो ये हमें समझना है। ये बिंदु हमें बार बार याद रख के ये सब पूरा पेपर समझना है। नहीं तो क्या होगा, हमारी गलती ये होगी कि हम न्यू क्रिटिसिज्म समझेंगे न्यू क्रिटिसिज्म की पद्धति से, रशियन फॉर्मलिज्म हम समझेंगे, क्योंकि पीपीटी में वही, पीपीटी में क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में वही लिखा है कि जो है, लेकिन हम हिंदू स्टडीज में उसको पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें ये समझना है कि ये इजम्स कैसे आए, इस इजम का आगे क्या करना है। और इसके लिए मैं ना अभी ग्रुप में भी कुछ वीडियोस वगैरह आपको दे दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने नाम सुना होगा जे साई दीपक करके हैं और अन्नामलाई करके, दो अभी कल ही उनका एक भाषण हुआ, इंग्लिश में है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आप सभी लोगों को मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो वीडियो आप थोड़ा समय लेके, ठीक है ना, 1 घंटे का है, इंग्लिश में है, थोड़ा समय लेके थोड़ा है ना, वो एकदम हेवी डोज जैसा है, थोड़ा आपको 2-5 बार सुनना पड़ेगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। न्यू क्रिटिक दिख रहा है ना, पीपीटी दिख रही है? हाँ, कोई पढ़ेगा ये पीपीटी का लाइन? Close reading. The only way we can know if a given author's intention or a given reader's interpretation, which actually represent the true meaning, is by carefully examine. तो न्यू क्रिटिसिज्म का कहना ये है, कुछ भी बात हमें समझनी है तो उसकी क्लोज रीडिंग करो। वैसे अच्छी बात है, उनका कहना क्या है कि कवि के बारे में, कवि के हिस्ट्री के बारे में, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो सामने है उसको पढ़ना है, दैट्स ऑल। तो उसको कहते हैं वो क्लोज रीडिंग, है ना? क्लोज रीडिंग आपको समझ रहा है? ये शब्द क्लोज रीडिंग का अर्थ होता है एकदम व्यवस्थित पद्धति से पढ़ना। ठीक है, अब आगे जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, फॉर एनसी, एनसी स्टैंड्स फॉर न्यू क्रिटिसिज्म।
The complexity of text is created by the multiple and often conflicting meaning in it. These meanings are a product primarily of 4 kinds of linguistic devices. तो उनके बारे उनको क्या करते हैं, वो टेक्स्ट जो होता है सामने, ग्रंथ होता है, कविता होती है, नाटक होता है, कुछ भी होता है, विशेष रूप से ये ध्यान दीजिए, न्यू क्रिटिसिज्म आया है साहित्य से, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य का ये बिंदु है, लेकिन ये एक मेथड है पढ़ने की। कोई भी टेक्स्ट हमें पढ़ना है तो कैसा पढ़ा जाए, इसके लिए उसको न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसलिए हम साहित्य का बिंदु हिंदू स्टडीज में लाके पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट है उसको 4 पद्धति से पढ़ता है। नीचे आपने देखा होगा, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, आयरनी एंड टेंशन। ठीक है, ये बिंदु थोड़े से साहित्य के हैं, आपको जरा थोड़ा कठिन लगेंगे कि ये क्या है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं। पहला बिंदु होता है पैराडॉक्स। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि मानो कोई कविता है, उस कविता में पैराडॉक्स होता है, यानी 2 अलग अलग बिंदुओं का झगड़ा होता है, ठीक है, उसको पैराडॉक्स कहते हैं। दूसरा एम्बिग्विटी का अर्थ होता है असंदिग्धता, है संदिग्धता, संदिग्ध है, पता है, सुना है आपने नाम, यानी क्लैरिटी नहीं है कुछ। एम्बिग्विटी का अर्थ होता है क्लैरिटी नहीं, पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहा, एम्बिग्विटी। तीसरा आयरनी, यानी कोई ग्रंथ है उसमें आयरनी होती है। आयरनी का अर्थ होता है हम कह रहे हैं एक और उसका मीनिंग कुछ निकल रहा है अलग। जैसे जेन ऑस्टिन, आपने सुना होगा, एक बड़ी लेखिका थी, आपने सुना है जेन ऑस्टिन, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस करके एक नॉवेल लिखी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसके ऊपर मूवी भी आया। और जेन ऑस्टिन विशेष रूप से वो मैच मेकिंग, शादी, लड़का लड़की, ऐसे विषयों पर वो लिखती है कि व्यक्तित्व कैसा होता है, रिलेशनशिप कैसे होती है। अच्छा, वो कादम्बरी, क्या नवल कथा जिसको हम गुजराती में कहते हैं, तो नवल कथाकार है जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन ने लिखा है, मैं एक लाइन कोट करता हूं तो आपको पता चलेगा आयरनी क्या होता है। आयरनी आपने सुना होगा ना, आयरनी। तो उस कविता, उस नवल कथा की शुरुआत में एक शुरुआत ही इस वाक्य से होती है। वाक्य ऐसा है कि इट इज द ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट एवरी सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ। इसका अर्थ, कोई सिंगल मैन, एनी सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून, यानी कोई व्यक्ति जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वह है, उसका उम्र है, तो वो गुड मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ। उसको एक लड़की की, यानी शादी के लिए, जैसे हम उपवर होने के बाद शादी के लिए देखते रहते हैं ना लोगों को, तो नौकरी करता है क्या, उसकी उम्र क्या है, पैकेज क्या है आजकल मैट्रिमोनियल में। तो यहाँ जो वाक्य आता है जेन ऑस्टिन का, वो कहती है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, गुड फॉर्चून, फॉर्चून का अर्थ है प्रॉपर्टी, तो वो पत्नी की तलाश में रहता है, ऐसा वाक्य है। अब ये सिंपल वाक्य है, लेकिन ये वाक्य का अर्थ यही नहीं है, ये इस वाक्य का अर्थ उल्टा है, एकदम उल्टा। इसका अर्थ ऐसा है कि कोई भी लड़की अच्छे पैकेज वाले लड़के के, उसको भी उसकी जरूरत होती है। तो आप देखिए वाक्य ऐसा हो गया, ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ वाइफ। तो उसका एक अर्थ ऐसा हो गया कि व्यक्ति को पत्नी की जरूरत है, और दूसरा अर्थ ऐसे हो गया कि जो एलिजिबल लड़की है उसको अच्छी प्रॉपर्टी होने वाले लड़के की भी तलाश होती है। ये हो गया आयरॉनिकल स्टेटमेंट, ठीक है। आयरनी एक बड़ा साहित्य का प्रकार है, तो हम थोड़ा सा समझेंगे। और टेंशन, यानी टेंशन, ये शब्द का हम जो टेंशन लेते हैं वो टेंशन नहीं है। टेंशन एक परिभाषिक शब्द है न्यू क्रिटिसिज्म में। इसका अर्थ होता है कविता में एक प्रकार के 2 बिंदु होते हैं, और जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जैसे हम અવાજ જતો રહ્યો સર, ઓડિયો નથી. हाँ जी, नहीं, सुनाई नहीं देता है। पैराडॉक्स में क्या बताया वो समझ में नहीं आया.
लेफ्ट हो गए ना सर? सर का ऑडियो वीडियो सब बंद हो गया। હા બંધ થઈ ગયું છે ગૌરીબેન. हाँ, कई ऑफिस માંથી લખ્યું કે हाँ, थोड़ा सा कुछ इशू था, मुझे लगता है इंटरनेट गया है। अभी आ रहा है आपको? समझ रहा है? हेलो, कहाँ तक आपने सुना है? मैं बोलता रहा और मैंने देखा ही नहीं। हाँ सर, वो पैराडॉक्स कहाँ तक थे हम? टेंशन वाला समझा रहे थे। हाँ, टेंशन, ठीक है। तो टेंशन ने हमने बोल दिया टेंशन और टेंशन एकदम आ टेंशन में गया है ना, इंटरनेट कोई बंद ही हो गया है। ये देखो, हेलो, यस। सॉरी सर, टेंशन शब्द का हमने उपयोग किया और टेंशन आना आना चालू हो गया, है ना? जी। क्या करेंगे? मैं आपको एक 5 मिनट कुछ सुनाता हूँ, ठीक है? आवाज आ रहा है क्या? ये आपको सुनाई दे रहा है? हाँ। જી ગુરુજી. हेलो सर, हेलो एवरीवन। सर, आज के दौर में आप सही हैं या गलत है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी साइड का क्या नैरेटिव लोगों को देते हैं। वहीं पर जहां यूनिफॉर्म में हिजाब को इंक्लूड ना करने पर उसे कल्चर अटैक कहा जाता है, वहीं सबरीमाला को एक जेंडर इशू बना देते हैं। तो सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? અત્યારે અટકી ગયું। हो गया है. हाँ आवाज आ रहा है क्या? अभी बंद हो गया है. अभी, हाँ अभी पॉज हो गया लगता है. अभी मैंने पॉज किया है, लेकिन वो ओके, हाँ व्यक्ति आ रहा था, आ रहा था. वो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो आ रहा था आपको? जी जी हाँ। जी आ रहा था. नेरेटिव्स विषय पूछ्યું। क्वेश्चन आपसे है कि हाउ टू विन द बैटल्स ओवर नैरेटिव्स। See, if the last few years are anything to go by, इतना तो आप भी मानते हैं कि ओपिनियन में थोड़ा बहुत बदलाव तो आया है। जितने लोगों को सबरीमाला के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, at the very least there is a bit of a divided house today. And that's not because of my efforts alone or anything else. A lot of people have spoken on it. So I have believed that two things help. एक है सत्य का आपके पक्ष में होना तो जरूरी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको रखने का तरीका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक एज अ सोसाइटी विच has produced great storytellers and great orators, you should be looking for articulate ambassadors of your points of view, not just in English but in every language possible. Which means कोई स्ट्रीट पे लड़ेगा, कोई मीडिया हाउस में लड़ेगा, कोई एकेडमिक्स में लड़ेगा, कोई पॉलिसी लेवल पे लड़ेगा. You need to be able to create people at every level. And the messaging of that entire narrative, or let's say that entire position, is very, very important. The difference between the Hindu side and the Muslim side is this. Hindu side will change its position to meet the audience. The other side will retain its position and justify it despite the audience. वो अपने position को नहीं बदलेंगे. Whether it's triple talaq or even halala, whatever it is, they will find ways to justify it. You will not even justify something that is fundamentally justifiable, and they will justify everything that is fundamentally indefensible.
this is not a sign of, it's not a question of lack of knowledge, it's not a question of, let's say, lack of position in your favor. Two things, एक तो रीढ़ की हड्डी, दूसरा the ability to articulate. Both are equally important. So on college campuses, use this as, let's say, your training grounds to be able to articulate your positions through holding flagship events on hot potato issues where you can come out with the best of arguments possible. So in the legal fraternity, sometimes what you do is that an issue which is live and pending before, let's say, a court of law, इसको आप एक simulated problem की तरह students के सामने रखते हैं ताकि आपको पता चले कि अगर young researchers are given an opportunity to argue on the very same subject, उनके तरफ से तर्क क्या निकल सकता है और उनके तरफ से arguments क्या निकल सकते हैं. It's important to do that. So two things are achieved in that. One, effectively you get a fresh pair of eyes and brains to actually look at it. The second thing is, you're also involving the larger community on these issues and you're forcing them to take a position. Because our debate may participate to karenge and you may think it's just a debate, but those positions will leave an impact on you. So use your campuses creatively to be able to push the very same points of view and to produce fantastic articulators of your positions. Whether you ultimately get down to the street, uski naubat aaye ya na aaye, at the very least you should have the ability to speak and present your position without having to stutter and sputter and stammer like an engine in winter. Don't do that. Okay? That is what is important. When you start firing, the other side should run for cover. They should not know, ab iska muh khul gaya, maro. That's it. Run from this place. The moment you start talking, they should say game's up. That is the window that you should be looking for, and that's the kind of people that you should produce. If I may say so, with a lot of humility, the goal is to try and replicate this model through personal experience. So that people see, you don't need to be an activist to take these positions. I can very well and right royally do justice to my professional commitments and also do this. That's the model that I'm trying to create. If people think that I'm leading some bitter, sad life like a jhola chap looking for money here and there, no, not at all. I don't need anybody for anything. I can take care of myself, at the same time I can step into the ground and support this particular movement. That's what we need. People who can 2 times, so to speak, as far as this is concerned. I don't mean personal lives, I'm just saying this. So I'm saying you need to be able to, let's say, establish yourself professionally and also bring that entire thing to bear on this. Because then they'll say, he's an expert on a particular subject. I'm sure he's not fibbing or faffing. He knows what he's talking about. How many people can discount what I say today unless until they have the ammunition to come after me? I've said this in multiple places. So I would suggest that as opposed to calling me on a regular basis for this, it makes no difference to your lives. It makes no difference to, let's say, the narrative. Start projecting student leaders and student ambassadors. The new generation, the next level of talent must be produced here. Is there a way that you can enthuse your participants to coming out with fantastic articles when there is a protest or a live issue? How many people are actually writing in newspapers and other places? ये करना ज़रूरी है. Social media में हर बार चिल्लाने से काम नहीं चलता. You need to be able to articulate it in the right platforms. I will help people get the platform if they don't get a platform. But content आपके तरफ से आना चाहिए. तैयारी आपके तरफ से आनी चाहिए. So I'll start with my first question. I'm so sorry. हाँ, आपको कुछ पता चला, समझा वो जो 5 मिनट का मैंने क्लिप दिखाया? तो हेलो. हाँ जी. जी गुरुजी. सबको पता चला क्या था उसमें? जी. क्या था, कोई बताएगा क्विकली? કોઈ પણ રોંગ નેરેટિવ સેટ કરવાનો ટ્રાય કરે તો આપણા તરફથી એના માટે સામે દલીલો તૈયાર હોવી જ જોઈએ અને રાઈટ પ્લેટફોર્મ થી ઓલવેઝ આપણે રેડી હોવા જોઈએ કોઈ પણ સ્ટેન્ડ લેવા માટે. वेरी गुड. और कोई लॉयर साहब सुन रहे हैं क्या? क्योंकि जय दीपक खुद ही लॉयर हैं और बड़े स्कॉलर हैं. मैंने अभी ना लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भेजी है वीडियो की, वो जरा कॉपी करके अपने ग्रुप में डालिए, ठीक है? और उसको बार में और ओके. तो जय साई दीपक क्या कह रहे हैं, हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? ये हिंदू स्टडीज के विशेष रूप से बच्चे जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, सब लोग 20-25 लोग जिन्होंने एडमिशन लिया है एमए इन हिंदू स्टडीज, वो कह रहे हैं हमें क्या करना है. तो कह रहे हैं कि हमें अपना नैरेटिव बनाना आना चाहिए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने चाहिए, नई पीढ़ी तैयार होनी चाहिए युवाओं की.
और आप पूरी सभा में ही जाके भाषण करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 लोगों में, 4 लोगों में, मानो आप मंदिर के जा रहे हैं शाम को, एक 7-8 लोग मिले आपको, 2 लोग, एक भी मिले, तो उसको ये विचार देना है। तो छोटे 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 ग्रुप्स में जब हम बोलना चालू करेंगे तो ही कुछ बदलाव आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। समझ गए आपको सबको? हेलो जी गुरुजी। स्टडीज जो कर रहे हैं वो केवल एमए इन हिंदू स्टडीज के लिए कर रहे हैं क्या? नो, हमें वो क्लैरिटी है क्या? रामायण थोड़ा पढ़ा, थोड़ा महाभारत पढ़ा, थोड़ा सा विमर्श पढ़ा, थोड़ा ये पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा, हाँ, तो फिर हो गए एमए इन हिंदू स्टडीज हो गए। लेकिन कल कोई विषय है आपको रखना है, तो उस विषय पर हमें कुछ बोलना आता है क्या? हम बोल सकते हैं क्या? हमारा ऐसा बेसिक अध्ययन है क्या? तो हमें ये क्यों करना है कोर्स, इसकी क्लैरिटी पहले होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लैरिटी वेस्टर्न मेथड हमें पढ़ने के बाद अब आ रही है ना? क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने प्रतिद्वंद्वी का दृष्टिकोण, उसका दर्शन समझेंगे नहीं, तब तक इसको कैसे प्रॉपर व्यवस्थित मार्केट करना है। जैसे उन्होंने इतने सुंदर बिंदु उन्होंने रखे, मैं आपको कहता हूं, ये लिंक मैंने दी है, उसको बार बार सुनिए बाद में और लिख लीजिए। वो कह रहे हैं 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? छोटे 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 वीडियो जो होते हैं ना, और अवश्य रूप से जे साई दीपक ने जो जो जहां जहां कहा है, ठीक है, लल्लन टॉप में उनका एक हिंदी में इंटरव्यू है, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, इंग्लिश में बोलते हैं, साउथ इंडिया से हैं, वो इंजीनियर है बीटेक करके, लेकिन उनको लगा कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैं क्या कर सकूं। देखिए, एक इंजीनियर, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब लॉयर बनूंगा, तो वो सब छोड़ दिया। ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, और फिर लॉयर बन गए, लॉ किया, कायदा समझा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन समझा, और अभी शबरीमला की केस उन्होंने लड़ी। अब जो पूरे भारत में जो मंदिर अभी सरकार के अंदर काम करते हैं, पता है आपको, तिरुपति बालाजी का इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन जो सीएम है वहां का वो क्रिश्चियन है, उसके बोर्ड में क्रिश्चियनों को लिया है, तो हम बड़े श्रद्धा भाव से पैसा डालते हैं वहां, और वो वहां का पैसा वहां के वक्त प्रॉपर्टीज में यहाँ वहां चला जाता है। तो अभी एक उनका वीडियो आया था, जे साई दीपक और अन्नामलाई दोनों एकत्रित आके, मुझे लगता है कि वो तो आपको सुनना ही सुनना चाहिए यूट्यूब पे, जे साई दीपक एंड अन्नामलाई, ऐसे दोनों का एक घंटे का है। हिंदू स्टडीज के बच्चों ने यदि ये नहीं सुना है तो फिर हमारा अध्ययन जो है ना वो अधूरा रहेगा, हम केवल विषयों को जानेंगे, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं? तो मैं ऐसा थोड़ा सा आपको अंदर अंदर उसका उपयुक्तता भी बता रहा हूँ, और ये क्यों करें ये भी बता रहा हूँ। तो हम आ रहे हैं, हम कहाँ थे, हम न्यू क्रिटिसिज्म को समझ रहे हैं, और न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि हमें क्या करना है, हमें बस साहित्य को क्लोज रीडिंग के माध्यम से पढ़ना है, ठीक है? आवाज आवाज आवाज, हाँ हाँ। तो चलो अगले स्लाइड पे जाते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म दिख रहा है? न्यू क्रिटिसिज्म इज अ पावरफुल टूल फॉर दोज ऑफ अस दैट हैव प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग ए वर्क ऑफ लिटरेचर। साहित्य का समझने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म एक महत्वपूर्ण टूल है। अब एक भी बात समझ लिए, सभी बातें खराब है ऐसा नहीं है, उनकी कुछ बातें हैं कि जो हमें लेनी चाहिए, ठीक है? हम ये कहना बहुत सिंपल है कि उनको ये नहीं था, वो लोग कुछ भी करते हैं, हमें विखंडित कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जितने सिंसियरिटी से काम करते हैं, उस सिंसियरिटी का 1% भी हम में आया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हिंदू धर्म के लिए और हिंदू विमर्श के लिए। धर्म के लिए काम करना यानी झोला डाल के सन्यासी होना नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि आप छात्र हैं तो छात्र के जीवन में करिए, आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी पद्धति से करिए, आप शिक्षिका हैं तो आप जहां है वो। और दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण, जे साई दीपक ने कहा, आपने सुना कि नहीं पता नहीं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में अपने अपनी उपजीविका उत्तम होनी चाहिए। मानो मैं प्रोफेसर हूँ, मेरी तनख्वाह है, मेरी गवर्नमेंट सैलरी है, मैं इंग्लिश विषय पढ़ा रहा हूँ, या कोई अन्य, कोई लॉयर है, कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी उपजीविका हिंदू के ऊपर नहीं है कि मैं हिंदू स्टडीज करूंगा और फिर बाद में मुझे नौकरी लग जाएगी। क्या होता है जब एक बार पैसे का इसमें हो गया, उपजीविका। देखिए संस्कृत में 2 शब्द है, मैं आपको निवेदन करता हूँ ये दोनों शब्द लिख लीजिए यदि आपके पास पेन पेपर है तो। पहला शब्द है जीविका और दूसरा शब्द है उपजीविका। आपने सुना होगा ये 2 शब्द, ठीक है? तो आपको ये पूछना है कि मेरी जीविका क्या है, मेरी उपजीविका क्या है।
उप का अर्थ क्या होता है, यानी पंत प्रधान, उप पंत प्रधान, मुख्यमंत्री, उप मुख्य। उप ये होता है वो डेप्यूटी होता है, और जो मुख्य होता है वही प्रमुख होता है। तो हमारी जीविका क्या है और हमारी उपजीविका क्या है। अब हम नौकरी करते हैं, हम बोलते हैं ना ज्यादा, अरे मेरे उपजीविका के लिए मैं कर रहा हूं। तो आप किसी को पूछो, ठीक है ये आपकी ये उपजीविका है, लेकिन आपकी जीविका क्या है? 100% लोगों में से 99 लोग टेंशन में आ जाएंगे, क्या पूछ रहा है? क्योंकि हमें ये सब पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, विशेष रूप से कोई नर्स दर्शन करने जाते हैं बड़े बुजुर्गों को, तो क्या कहते हैं, अच्छी नौकरी लग जाए। तो ये नौकरी करने की जो मानसिकता है अभी भी गई नहीं है। मुझे थोड़ा गुजरात में यहाँ अलग लगता है कि यहाँ सबको व्यवसाय करना है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नौकरी करने से अच्छा है अपना कुछ हो। तो ये नजरिया है, यही नैरेटिव होता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यू क्रिटिसिज्म, हम और एक बार इस विषय को आते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्मुलेटेड अ मेथड ऑफ रीडिंग अ सिंपल फॉर्मूला दैट विल हेल्प अस अनलॉक द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। तो कोई टेक्स्ट यदि पढ़ना है तो उस टेक्स्ट को अनलॉक कैसे करना है। जैसे पासवर्ड मिलने के बाद हम इमीडिएटली वो पीडीएफ कॉपी पढ़ सकते हैं ना, आजकल एनएससी बीएससी का कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, पासवर्ड जब तक नहीं डालते तब तक वो डॉक्यूमेंट दिखता है। वैसे न्यू क्रिटिसिज्म एक नजरिया है साहित्य को पढ़ने का। तो अब आगे का एक दो बिंदु समझ के, तो फिर हाउ डू वी डिस्कवर और अनलॉक दैट मीनिंग? तो कहते हैं कुछ प्रश्न पूछिए। हेलो, पहला प्रश्न, हु इज स्पीकिंग इन द टेक्स्ट? कौन बोल रहा है? यानी आपने कोई वाङ्मय पढ़ रहे हैं, आप कविता पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई नवल कथा पढ़ रहे हैं, तो न्यू क्रिटिसिज्म कहता है हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्न पूछिए। कौन से? पहले, हु इज स्पीकिंग इन द टेक्स्ट? नॉट द ऑथर, नॉट द पोएट, हुएवर व्हाटएवर क्रिएटेड द टेक्स्ट, बट इट इज क्रिएटेड बाय द टेक्स्ट इटसेल्फ। उनका कहना है कि कवि महत्वपूर्ण नहीं है, जो टेक्स्ट है उसमें कौन बोल रहा है, वहां का वॉइस क्या है। दूसरा, हु इज बीइंग स्पोकन टू? किसके लिए ये बोला जा रहा है, यानी श्रोता कौन है, रीडर कौन है। हु इज द एड्रेसी? हु इज द इम्प्लाइड रीडर ऑफ द टेक्स्ट? वेयर इज द सेटिंग, यानी सेटिंग क्या है, ये जो लिखा गया है उसकी सेटिंग यानी उसका परिप्रेक्ष्य क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल मेटाफर ऑफ द टेक्स्ट? टेक्स्ट में कौन से साहित्यिक मूल्य का उपयोग किया गया है। अब ये थोड़ा सा साहित्यिक हो जाता है बाद में, फिर भी आपको पता होने के लिए इमेजेस, सिंबल्स, मेटाफर्स, राइम, मीटर, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट, ये 9 बातें न्यू क्रिटिसिज्म। कोई भी हम पढ़ रहे हैं, मानो कविता पढ़ रहे हैं, तो कविता में कोई इमेज यूज की गई, इमेज का अर्थ है प्रतिमा, है ना। साहित्य में प्रतिमा भारत माता फॉर एग्जाम्पल कविता है, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है, आपने सुना होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने सुना है क्या ये कविता? लिख लीजिए थोड़ा सा। और ये कविता सब हिंदू स्टडीज के बच्चों को कंठस्थ होनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। वो करेंगे क्या आप सब मिलके? एक बार बैठिए, ये कविता आजकल ऑनलाइन भी मिलती है, हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत ही सुंदर उनकी कविता है, और उसमें हिंदुत्व का पूरा विचार एक कविता में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, हम एक समय थोड़ा सा ये करके मैं यम की प्रलयंकर सुन रहे हैं ना आप सब लोग, है ना? आप निकल गए? जी 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 गुरुजी। जरा ज्यादा हेवी हो रहा है क्या, तो बताइए मुझे। हेलो, नहीं ठीक है इंटरेस्ट आ रहा है ना? हाँ। अब देखिए, मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की यत्र
प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा मन। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठका शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश, कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से, हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर। पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल। मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल, जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार। अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने वाली आग प्रखर। जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं। यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज। मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन।
मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान। अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। तो यदि आपने ये व्यवस्थित पद्धति से समझा, हाँ, तो एक कविता में ही अपना पूरा एमए हिंदू स्टडीज का विचार आ जाता है। तो हो सके तो 10-12 जो कुछ बच्चे हैं आप सब लोग, तो ये कविता बहुत आवश्यक है समझने के लिए। और विमर्श कैसे स्थापित, जैसे आपने देखा अभी परसों ही अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया है कि यहाँ के मंदिर के बारे में यहाँ के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि देखो हमने ऐसे ही जमीन पर ये स्थापित कर दिया है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो घोर विरोधी है, तो यहाँ के तो अपने लोग हैं। तो ये जो पद्धति होती है ना कि अपना विषय कैसे रखना है, लेकिन वो ऊपर से रख रहे हैं, लेकिन अकेले वो कर नहीं पा रहे हैं, समझ। तो हमें ये सब दायित्व है हम सबका कि ये विचार समझें और इस विचार को हमें आगे लेके जाना है। तो ये था, अभी 20 मिनट बचे हैं मेरे इसमें लेक्चर में, और कल से तो मैं नहीं रहूंगा। तो जैसे हमने न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में समझा, वैसे ही आगे वो बिंदु आता है रशियन फॉर्मेलिज्म करके। अब ये हमने न्यू क्रिटिसिज्म समझा कि क्लोज रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें साहित्य के बिंदु कैसे हैं, उसमें आयरनी, इमेजेस, सिंबल्स, ये देख के क्लोज रीडिंग करके, हाँ, 2-4 बिंदु न्यू क्रिटिसिज्म के कौन से हैं, हाँ, यदि एग्जाम में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप। मैं ये पीपीटी आपको शेयर करूंगा तो थोड़ा सा शांति से ये करेंगे। पहला बिंदु है न्यू क्रिटिसिज्म का कि ये बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच के विरोध में है। इसका कहना ऐसे है कि हमें साहित्यकार के जीवन, व्यक्तिगत जीवन और ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उससे लेना देना नहीं है, हमें केवल टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। दूसरा बिंदु, टेक्स्ट भी कैसा पढ़ना है, तो बोलते हैं क्लोज रीडिंग से टेक्स्ट पढ़ना है। आई एम इन अ लेक्चर, आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स। हेलो, आई एम इन अ लेक्चर। या तीसरा बिंदु था कि हम जब साहित्य की समीक्षा करते हैं या कोई पढ़ रहे हैं कुछ बिंदु, तो उसको कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना। अभी पीपीटी में 2-4 बिंदु हमने पढ़े, तो वो है विचार न्यू क्रिटिसिज्म का। अब न्यू क्रिटिसिज्म आया था 1920-40 उस समय, तब वो न्यू था, ठीक है। लेकिन अब हम 2024 में बैठे हैं, तो ये न्यू क्रिटिसिज्म आके 100 साल हो गए, ठीक है ना। लेकिन उनका जो बिंदु है, उनका जो विचार है, वो हमें समझना है। कौन है, क्या कुछ लिखा है आपने, कोई, हाँ, कोई पूछ जी रहा है। गुरुजी, हाँ, ये लास्ट वाला जो आपने पॉइंट, वो आयरनरी के बाद वो टेंशन था, वो समझ हाँ, में नहीं। वो साहित्यिक बिंदु है, उसको टेंशन का अर्थ दो, यानी कविता है, ठीक है। तो कविता में न्यू क्रिटिसिज्म का कहना ऐसे है कि एक विचार है जो ऐसे जाता है और दूसरा विचार एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट जाता है। तो वो जो टेंशन होता है ना, एक्सटेंशन और इंटेंशन, ऐसा है, वो थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड विषय है साहित्य का, उसके लिए और कुछ कविताएं पढ़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह। हमें इतना ही विचार रखना है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यू क्रिटिसिज्म का विचार क्या है। वो क्लोज रीडिंग में विश्वास रखते हैं, कवि का खुद का मत के इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, उसका इमोशनल क्या उपयोग ये हुआ है, वो उनके वो नहीं देखते हैं। उनको साहित्यकार का खुद का जो इंटेंशन था लिखने में, उसके भी कोई लेना देना नहीं है। तो उसको क्या करना है, उनको बस क्लोज रीडिंग करनी है और टेक्स्ट पढ़ना है। और टेक्स्ट में जो कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, मानो पैराडॉक्स है, आयरनी है, एम्बिग्विटी है, यानी अब ये एम्बिग्विटी का बिंदु आगे आता है, आगे बहुत आगे आता है, क्योंकि ये देखो न्यू क्रिटिसिज्म शुरुआत है, बाद में रशियन फॉर्मेलिज्म आता है, फिर स्ट्रक्चरलिज्म आता है, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आता है, डिकंस्ट्रक्शन आता है। ये 5 बिंदु है ना, तो ऐसी जैसे अपने यहाँ वो ये होता है ना, ग्राफ होता है ना, ग्राफ 1 2 3 4 5 लीनियर, वैसे है। तो शुरुआत में न्यू क्रिटिसिज्म, बाद में देखिए शुरुआत में न्यू क्रिटिसिज्म, बाद में रशियन फॉर्मेलिज्म, फिर स्ट्रक्चरलिज्म, फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन। ऐसा एक सोपान है इसका, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप है। तो ये एक बार समझ गया है तो हमें वेस्टर्न थियरी समझ जाएगी। फिर उसका ही उपयोग फिर फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म में किया है उन्होंने,
ठीक है, मार्क्सिज्म सोशल थियरी है, सोशियोलॉजी की थियरी है, ठीक है। फेमिनिज्म भी सोशियोलॉजिकल, जैसे महिलाओं का वहां बहुत ये हुआ इंग्लैंड में, अमेरिका में, ये हमें हमें ज्ञान देते रहते हैं। अभी यहाँ हम मॉडर्न हैं, आपकी यहाँ सती प्रथा थी वगैरह वगैरह, कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। वो उनका नैरेटिव है, उनको बताना पड़ेगा हमें कि हमारे यहाँ ब्रह्मवादिनी स्त्रियां थी, हमारे यहाँ राम की जो तीनों माताएं थी दशरथ के बाद जीवित थी, कहाँ सती थी, है ना। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम उत्तर नहीं दे पा रहे हैं उनको। मेन वस्तु है। तो उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं उनका विचार। तो ये समझने के लिए तो हम वेस्टर्न मेथड पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन वेस्टर्न मेथड पढ़ाने की भी पद्धति अलग है। वेस्टर्न मेथड जो विषय है, ये विषय इंग्लिश लिटरेचर का। मानो कोई इंग्लिश का प्रोफेसर है जिसको ना हिंदू धर्म का अध्ययन है, ना संस्कृत का अध्ययन है, ना कुछ है, वो तो ये विचार से दिग्भ्रमित हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ में इंग्लिश करने के लिए बच्चे आते हैं, वो बेचारे ट्रेडिशनल पद्धति से आते हैं और उनको एकदम हम ऐसे बॉम्ब डालते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, कोई नहीं होता है, क्लोज रीडिंग करो, हमें किसका इंटेंशन नहीं चाहिए। अब आगे आगे देखें, स्ट्रक्चरलिज्म आता है, पोस्ट, तो आपको पता चलेगा ये तो पूरा विखंडित कर रहे हैं। और यही विखंडन साहित्य के स्तर पर, सोशियोलॉजी के स्तर पर, हमारे जीवन, हमारा वैयक्तिक जीवन घर तक आ चुका है, बेडरूम तक आ चुका है। और इसने 100 साल तक, ये केवल भारत में ही नहीं, आप अफ्रीका में जाइए, आप अमेरिका, सभी जगह इन्होंने ये जो अपना विषैला वामपंथ जो पसरा है ना, पॉइजनस डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये हमारा पूरा सिस्टम नष्ट कर रहा है। हमें भी पता नहीं है बहुत बार कि हम वेस्टर्न कब बन गए, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम मानो कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो हमें ऑटोमेटिकली ये हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं, एकदम इंफीरियर लगते हैं। आप देखिए ना, कभी आप पार्टी में या कहाँ जाएंगे ना, तो आपको, हम यदि हिंदू स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हम व्यक्ति हैं। अब तक हमें जिस पद्धति से हमारा ब्रेन वॉशिंग किया गया है, तो हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। बच्चा है छोटा, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला, और पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दादाजी धोती पहनते हैं, वो स्कूल में पढ़ रहा है कि धोती पहनना वगैरह बेकार है, टाई डालनी चाहिए, कोट डालना चाहिए, दैट इज जेंटल। विवेकानंद को भी अमेरिका में जाने के बाद पूछा गया कि आप कौन हैं, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। ये उनकी पद्धति है, दिस इज देयर वेस्टर्न मेथड। विवेकानंद ने बोला, यार मेरे पास रिकमेंडेशन होने का चांस ही नहीं, क्योंकि मैं 1893 में, हिंदू धर्म को कहाँ पता था कि वहां ऐसा कुछ ये हो रहा है, भाषण हो रहा है, उसके लिए रिकमेंड, हमारे यहाँ कहाँ रिकमेंडेशन दिया जाता है। आपने कभी सुना है धर्म के साक्षात्कार का रिकमेंडेशन होता है क्या? आपको अनुभूति हुई है, चलो, और मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द प्रूफ, गिव मी सम प्रूफ। अब क्या प्रूफ देंगे उसको अनुभूति का? गौतम बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई, आदि शंकराचार्य को मुक्ति प्राप्त, अब मुक्ति को कैसे वैलिडेट करेंगे आप? उनकी पद्धति अलग है, ठीक है ना। इसलिए हमें 500 साल तक राम का देना पड़ा। ये अच्छा हुआ कि हमारा सत्य ही है, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे और काशी का भी वही चल रहा है। हम जो गलती कर रहे हैं ना, हमारी गलती क्या है सबसे बड़ी पता है आपको? हमारे धर्म को हमारी दृष्टि से हम नहीं देख रहे हैं, इसलिए वेस्टर्न मेथड हमें समझनी है हिंदू धर्म, हिंदू अध्ययन के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, ये शबरीमला का विषय क्यों आया? सेक्युलरिज्म इतना हमारे यहाँ है कि हम ये भूल गए कि टेम्पल इज नॉट ए सेक्युलर प्लेस, टेम्पल इज ए रिलीजियस प्लेस। वो धार्मिक विषय, उसमें सेक्युलरिज्म का क्या बिंदु आ गया? जैसे स्कूल में सबको, अरे सबको समानता हम बोल रहे हैं, ये वेस्टर्न मेथड है। 2 बिंदु होते हैं यहाँ, समता समरसता, आपने सुना होगा ना, समता लिख लीजिए, 2 शब्द, किसना हमारा बुद्धिभेद किया जाए, समता और समरसता। समता का अर्थ क्या होता है? ये सब लोग कहते हैं समता, समता परिषद, महाराष्ट्र में वही बहुत ये विमर्श चलता है कि हमें सबको समान। अब सबको समान कैसे करेंगे आप बताइए? कोई छात्र होता है क्लास में, उसको बुद्धू है एक और एक बहु मेधावी है, अब सबको एक ही, मानो एक हाथी खड़ा है, एक घोड़ा खड़ा है, एक हिरन खड़ा है और एक खरगोश खड़ा है, सबको एक ही लाइन में बोल रहे हैं कि चलो दौड़ो। कैसे होगा ये? समझ रहे हैं? वैसे बाय नेचर धर्म ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, उसको आप सेक्युलर कैसे करेंगे? अब हुआ क्या, जिनकी कोई आस्था नहीं है शबरीमला में, आप देखेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करिए उस केस का, शबरीमला, ये जय साई दीपक इसी कॉन्सेप्ट से बहुत निखर कर आ गया है, बहुत युवा है, आपने देखा होगा उनको। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपने जो 11 बच्चे अभी सुन रहे हैं, 10 लोग,
तो एटलीस्ट हम उतने महान न हो जाएं, लेकिन हमें थोड़ा सा तो पता चले कि बातों को हमें यथार्थ रूप में देखना है, किसका क्या इंटेंशन है, उसके पीछे क्या हुआ होगा, ये कुछ बेसिक बिंदु है, उसको हमें अध्ययन करना है। तो ये आंदोलन लाया लेफ्टिस्ट महिलाओं ने, जिनका कुछ हिंदू धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनको पता चला कि अरे इसको लेंगे ना तो हिंदू धर्म और जलील हो जाएगा। तो फिर उसने क्या कहा कि चलो मुझे जाना है और मैं अंदर जाऊं, मुझे कैसे अंदर नहीं जाने देते। और लॉयर आजकल के न्यायालय डिसाइड करेंगे क्या किसको प्रवेश करना है किसको नहीं। आप समझ रहे हैं ना बातों को। आपके घर में मैं आ गया और मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई विल कम इन। अरे ऐसे कैसे? तो ये जो बिंदु है ना, इसके ऊपर उन्होंने लीगल बैटल किया इसको बहुत, यानी और क्या होता है, दूसरा परसेप्शन आपका बहुत खराब किया गया है मीडिया ने। इतना गंदा परसेप्शन कर दिया गया है कि जो लोग शंकराचार्य पीठ के ही खिलाफ थे इतने दिन, कि शंकराचार्य करते कुछ नहीं है, अपने अपने मठों में बैठते हैं, लोगों में जाते, ऐसा वो बोलते थे, है ना, वो सनातन का ये करते हैं। और एकदम उनको 22 जनवरी के पहले 4-5 दिन अपने घोर विरोधी शंकराचार्य के पास जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। क्यों भाई साहब, आपको तो मान्य नहीं है वो लोग, आपके काम के लिए आप उनको भी जाके ये करोगे? समझ, दिस इज देयर आइडिया। उनको ना राम में इंटरेस्ट है ना किस में इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट है ज्यादा से ज्यादा भारत में शांति नष्ट हो जाए। अब देखिए, अब किसानों का आंदोलन एकदम कैसे चालू हो गया, किसानों का आंदोलन देखिए आप यूट्यूब में, कभी आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आसपास जो कुछ करते हैं, आपको पता चलेगा कि विमर्श कैसे उठाया जा रहा है। और ये विमर्श का जड़ ये पेपर है आपका, इस पेपर का अध्ययन इसी सेमेस्टर में नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। केवल आपके एग्जाम के लिए कुछ नोट्स ये तो हम दे देंगे, आप उसमें पास हो जाइए, लेकिन इसको बस सेमेस्टर के तरफ मत लीजिए, इसको थोड़ा दीर्घ देखिए। हमने आज न्यू क्रिटिसिज्म यथार्थ रूप से समझा है। न्यू क्रिटिसिज्म ने कहा है कि हमें टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मलिज्म आता है आगे, वो रशियन लोग हैं, रशियन फॉर्मलिज्म अगेन डेंजरस। इनको रशिया में उनकी दाल नहीं पकी, वो निकल गए बाहर, ठीक है। जर्मनी से निकले, फ्रैंकफर्ट स्कूल आया, इन्होंने सबसे विखंडन, मैंने वहां नहीं चला तो यहाँ आए, यहाँ नहीं आए वहां, और कुछ नहीं, पुस्तक लिखना, उसका प्रचार करना, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं अपने वालों को प्लेस करना, भारत तेरे टुकड़े होंगे करेंगे वो, ठीक है। अपने अंडर जो पीएचडी कर रहे हैं उनको वही विचार देंगे, फिर उसको प्लेस करेंगे कोई यूनिवर्सिटी में, वो 30-30 साल काम करता है। मानो हम यहाँ आए हैं सिस्टम में, तो अब कुछ थोड़ा सा हमें समझ रहा है, ठीक है ना। अब अगली आयु जो कुछ 25 थी, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में या ऐसे आप बोलने भी आजकल कठिन हो गया है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है, हमें कभी तो बाहर पढ़ना पड़ेगा। हमें अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति भगवत गीता के 16 अध्याय का प्रथम श्लोक है, जो ज्ञानी है वो अभय उसको मिलना चाहिए। अभय, भय कब तक है, द्वितीयाद वै भयम भवति, और इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो फॉर्मलिज्म का अर्थ क्या, अब देखिए दो बातें होती है, एक होता है फॉर्म एंड दूसरा होता है मीनिंग। फॉर्म का अर्थ होता है स्ट्रक्चर, यानी कविता है, तो कविता का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कविता सोनेट है क्या, आपने सुना होगा थोड़ा बेसिक इंग्लिश लिटरेचर में, सोनेट होता है, भाव कविता होती है, कोई पद्य होता है, कोई मराठी में जैसे आप लावणी बोलते हैं, अपने यहाँ डायरा होता है आपके यहाँ, है ना, या छोटा छोटा दोहा होता है, अनुष्टुप छंद होता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चर, फॉर्म। और दूसरा बिंदु होता है मीनिंग, माने श्लोक का अर्थ क्या है। तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या कह रहा था अभी तक, कि हमें बस अर्थ समझना है, क्लोज रीडिंग करनी है, उसमें जो कुछ है आयरनी ये समझ के हमें टेक्स्ट के अर्थ तक जाना है, ऐसा कहना है न्यू क्रिटिसिज्म का, बराबर। फॉर्मलिज्म का कहना है कि केवल अर्थ नहीं, हमें फॉर्म भी चाहिए। ये साहित्य सिद्धांत है, समझ लीजिए बातों को। साहित्य के विषयों को हम समझ बाद में डिस्कोर्स में कैसे समझाएंगे, वो बाद में आती है, समझ रहे हैं। तो इस बिंदु पर हम रुकते हैं, 7 मिनट अभी बाकी है, मुझे कुछ आपको सुनाना है, एक छोटा सा वीडियो, और फिर उसके बाद हम आज अंत करेंगे। आज मैं शेयर करता हूं आपको ये न्यू क्रिटिसिज्म का, मुझे लगता है मैंने भेजा भी है आपको, दोनों भी पीपीटी मैंने ऑलरेडी भेज दिए हैं आपके ग्रुप में, ठीक है। आपको शांति से समझना है उसको, और मानो 2 पन्ने आप लिख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, व्हाटएवर लैंग्वेज दैट यू हैव प्रॉम्प्टेड,
उसके बारे में आपको करना है, इतना एग्जाम के लिए करना है। लेकिन बाद में जो कुछ मैं बातें रख रहा हूं आपके सामने, तो हमें 3 बिंदु याद रखने हैं, एक वेस्टर्न, मेथड और डिस्कोर्स। ये 3 बिंदु भी हमें याद आए। नैरेटिव क्या होता है, नैरेटिव का जाल कैसे ये किया जाता है, वो कैसे। अब मैं और एक वीडियो आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप में ही शेयर करता हूँ, आप अवश्य सुनिए। अपने माननीय अरुण कुमार जी, संघ के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उनका एक ही घंटे का 40-50 मिनट का भाषण है, नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है ऐसा। उनका बहुत ही सुंदर, आप हिंदी में है, आपको इतना पसंद आएगा। तो उन्होंने कश्मीर के विषय में रखा था कि कश्मीर का नैरेटिव कैसे सेट किया गया, क्या हुआ गया। उन्होंने बहुत, यानी आप ना गदगद हो जाएंगे। तो हमने भी ऐसे कुछ महानुभावों को साथ में बैठ के, मैं भी विद्यार्थी ही समझता हूँ मुझको, मैं खुद को प्रोफेसर नहीं समझता हूँ। मेरे पास जो भी छात्र आते हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि हम सब मिलके संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनाम से जानता, ऐसा आपने शास्त्रों में कहा कि सब मिलके एकत्रित करके ज्ञान के। हमारे यहाँ ऐसा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं है। गुरु के घर जो छात्र आता है तो छात्र के साथ गुरु भी पढ़ता है उसके साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें कुछ बातें समझने के लिए थोड़ा सा दृष्टिकोण अपना विशाल करना पड़ेगा। तो हमने न्यू क्रिटिज्म समझा है, रशियन फॉर्मलिज्म की पीपीटी मैंने आपके पास शेयर की है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। हम कभी समय आगे का जब मिलेगा तो रशियन फॉर्मलिज्म का। अब ये होने के बाद फिर स्ट्रक्चरलिज्म आता है। स्ट्रक्चरलिज्म का अर्थ फिर और स्ट्रक्चर, फॉर्मलिज्म में फॉर्म का ही है, उसका ही थोड़ा सा आगे का वर्जन है स्ट्रक्चरलिज्म। ये है फर्डिनांड सस्यूर का। फिर आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीगाई। तो ऐसा करके मैं ये पेपर का जो मुझे बताया गया है वो ये करूंगा। लेकिन ये बातें आपको समझनी चाहिए, और आपका यदि बैकग्राउंड नहीं है इस विषय में, इसलिए मुझे वो ज्यादा कठिन हो रहा है ये बातें समझाने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो दिखा के कुछ, क्योंकि देखिए हमें कहीं हमें इंग्लिश नहीं करना है, हमें इंग्लिश का लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी नहीं पढ़नी है, हमें हिंदू स्टडीज में वेस्टर्न मेथड समझनी है, समझ रहे हैं। इसलिए टेंशन, आयरनी, है जो कुछ आपने जैसे प्रश्न पूछे वो महत्वपूर्ण है, उसको और आगे से आगे जाना अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं समझा तो भी वो साहित्य का कोई जैसे पारिभाषिक शब्द होता है, टर्मिनोलॉजी, जैसे हम लॉ में गए या कोर्ट में गए तो कोर्ट में हम सभी बातें हमें समझे, स्टेटस को, प्रो क्यो, ऐसे शब्द हमें कहाँ पता चलते हैं। तो ज्यादा ये नहीं करना है, लेकिन हाँ ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये क्या है और मुझे समझना है। અને સર એક્ઝામમાં અમે હિન્દીમાં લખી શકીશું? हाँ, व्हाटएवर आप जिस भाषा, मुझे गुजराती भी पढ़ना आ रहा है अभी, ओके तो आप गुजराती भी में लिख सकते हैं। ओके ठीक है, भाषा। Thank ये you देखो, very और एक ये नैरेटिव भी कैसा सेट हुआ जाता है, देखिए हम्म, कौन सी भाषा में लिखना है, हम्म, ये भी हमारे नैरेटिव है आजकल। अभी ये ठीक है कि मोदी जी जाके हिंदी में भाषण करते हैं अपनी भाषा में, वो कभी कोड भी डाल के नहीं जाते हैं, अपने अपना धोती पहनते हैं, आपने देखा होगा। ये होता है मैसेजिंग देना, हम्म, ये होता है विमर्श स्थापित करना। वो बोलते कुछ नहीं है, लेकिन गंगा में जाएंगे, डुबकी लेंगे, बाहर आ जाएंगे। 100 करोड़ लोग देखेंगे, अरे इतना बड़ा आदमी ये कर रहा है तो मुझे तो हाइजीन है, ये है, हम ये नौटंकी करते रहते हैं, ये नहीं करेंगे, हमें भी करना है, ये जो विचार। तो हम थोड़ा सा एक बिंदु ये करके यहाँ रुकेंगे। एक 10 मिनट का छोटा सा ये है, मुझे लगता है कि आपने ये, और ये बिंदु लिखने हैं आपको, 5 थिंग्स दैट वी नीड टू डू, ऐसा उन्होंने। સર આપે હમણાં જે કહ્યું ને ઉપજીવિકા અને જીવિકા, એમાં ઉપજીવિકા તો સમજણ પડી કે નોકરી ધંધો જે કરીએ, તો જીવિકા जीविका का अर्थ होता है हम किस काम के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा આપણો મેઇન हाँ, अपना जीवन का अर्थ क्या है। મનુષ્ય ધર્મ સેના માટે नहीं, मनुष्य धर्म, हाँ वो तो एकदम सेक्युलर बात हो गई। मनुष्य धर्म है, सब समान है, ના सबको એટલે साथ में लेना है। જન્મ લીધો છે તો આપણો हाँ, ગોલ શું છે મેઇન हाँ, એ कि मेरा મનુષ્य जीवन में मैं आया हूं तो मुझे क्या करके जाना है, हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं यदि अध्यापक हूं तो मुझे या मानो 20-25 साल जो कुछ है, तो उसमें मुझे ये विचार का प्रतिष्ठापन करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ लिखा है शरीर का कण कण, आप लिखिए ये 2 लाइन। शरीर का कण कण, शरीर का कण कण और समय का पल पल। ठीक है, शरीर का कण कण और समय का पल पल भारत माता के लिए समर्पित है। ठीक है, ये एक बार बिंदु हमारे सामने आ गया तो यही अपनी जीविका है।
है ना? कैसे है, हमें पहले ज्ञान अर्जित करना है और फिर ज्ञानी व्यक्ति यदि समाज में जाना चालू करेगा, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने पसायदान लिखा है, पसायदान। तो उसमें वो लिखते हैं जब ज्ञान मिलता है व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति जब समाज में जाएगा तो समाज में भी कर। आजकल का प्रॉब्लम है, आजकल के सो कॉल्ड ज्ञानी है ना, केबिन में एसी लगा के बैठे हैं, और वो जब भी मानो कोई देहाती आदमी खेडूत जा रहा है तो उसको ऐसे देखते हैं, अरे he doesn't know the manners, ये अरे समझ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम 12वीं शती में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है और शंकराचार्य जी ने कहा है। ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आदि शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के भाष्य की प्रस्तावना में, आप जरा नोट कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा है शंकराचार्य, आपने सुना होगा, गीता भाष्य सिलेबस में भी हुआ होगा। तो उसकी प्रस्तावना अवश्य आप पढ़िए। यदि अहमदाबाद में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है तो वहां एक पुस्तक मिलता है, पावर एंड चार्म एंड ग्लोरी ऑफ भगवत गीता, छोटा सा पुस्तक है, 30 रुपए में मिलेगा, चार्म एंड ग्लोरी ऑफ भगवत गीता, ठीक है? वो रामकृष्ण मिशन से लाइए। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस पुस्तक में, मेरे युवावस्था में, यानी एमए, यानी युवावस्था भी चल रही है ऐसे नहीं है, तो एमए कर रहा था तो मैंने वो पुस्तक लिया था। तो उसमें मैंने प्रस्तावना, आदि शंकराचार्य जी ने प्रस्तावना में भगवत गीता के लिखा है, सुनिए, कि गुणाधिकैः गृहीतः अनुष्ठीयमानः धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति। गुणाधिकैः यानी जिसमें सद्गुण है, गुणों का अधिक्य जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति ने अनुष्ठीयमानः धर्मः, उस व्यक्ति ने यदि अनुष्ठान किया उस धर्म का, तो धर्मम प्रचयम गमिष्यति इति, धर्म का उत्थान होता है। इसलिए एक आदि शंकर थे, उन्होंने क्या किया आपने देखा है ना, 4 मठ स्थापन किए, कितनी कम उम्र में। विवेकानंद कितनी कम उम्र थी, संत ज्ञानेश्वर बस 16 साल की उम्र में उन्हें गीता के ऊपर भाष्य लिखे, 10,000 ओवी, इतना सुंदर। पसायदान करके आप अवश्य ये शब्द लिखिए, पसायदान मराठी में मिलता है, और उसका यदि गुजराती अनुवाद आप किसी ने किया तो बहुत आनंद हो जाए। किसी ने किया भी होगा, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है ऑलरेडी, लेकिन वो जो 5, 6, 7, 8 लाइनों में उन्होंने कहा है ना, वो अवश्य समझ लीजिए उसका अर्थ क्या है। वो कहते हैं ज्ञानी भक्त जब समाज में जाए, इसलिए हमारे यहाँ अक्षर पुरुषोत्तम है ना, नीलकंठ जी, आपने सुना होगा, स्वामीनारायण संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इन लोगों को क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है? ये खुद भी ज्ञानी थे, उनको जाने की जरूरत ही नहीं थी लोगों को, लेकिन उन्होंने ज्ञानोत्तर भक्ति, ऐसा एक विचार वारकरी संप्रदाय में, महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय में बहुत यूज होता है ये शब्द, ज्ञानोत्तर भक्ति। लिख लीजिए, ज्ञानोत्तर भक्ति, यानी पहले ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान एक बार मिलने के बाद आदमी क्या हो जाता है, अपनी मस्त हो जाता है कि सिद्धियां मिल गई, ये मिल गई, है ना, चले गए। ऐसा नहीं है। ये ज्ञान हमें लोगों तक ले जाना है फिर, और लोगों तक यदि ले जाना है तो उसके लिए भक्ति। इसलिए श्रीमद् भागवत में उत्पन्ना द्रविड़े साहम, ऐसा वर्णन है, भक्ति महात्म्य है। श्रीमद् भागवत के पहले 7, 8, 9 अध्याय में ना श्रीमद् भागवत का महात्म्य है, उसमें गुजरात का वर्णन है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः, महाराष्ट्र में मैं रही और बाद में गुर्जर भूमि में जीर्णतांग गया। ऐसे कौन कह रही है? भक्ति कह रही है। नारद और भक्ति का संवाद है, अवश्य पढ़िए वो अध्याय, बहुत सुंदर है। तो वो कहती है गुर्जर में मेरा जीर्णता, जीर्णता अर्थ का अर्थ खत्म हुई ऐसा नहीं है, पुष्ट हो गया, ऐसा हम एक अर्थ ले सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में ये हुए, लेकिन आए कहाँ? द्वारिका अपन। तो ये विचार जो मैं रख रहा हूं आपके सम्मुख, तो इसको समझना है बाद में। और ये जीवन जो कुछ है ना, हम जो कुछ आज समझ रहे हैं, ये ऐसा इंस्टेंट मैगी, 2 मिनट्स मैगी नहीं होता है ना। आजकल जो कंज्यूमरिज्म काम है, कैसे ना कोई पोस्ट डाली तो हम देखते हैं मेरे लाइक कितने मिले, कितना ट्रेंड हो गया। अरे ऐसा नहीं होता है। भक्ति और ये ज्ञान, वैराग्य, कैवल्य, चिंतन, इसके लिए समय लगता है, और धीरे, और इसके लिए केवल रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है अपनी जीवन में। वो मानो कम 4 ग्रंथ कम पढ़े हो, लेकिन अपना जीवन इतना तेजस्वी हो जाए कि लोग देख के, अब देखिए अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर निर्माण करना, और वो भी
स्वामीनारायण मंदिर निर्माण होना, आप देखिए कल का भाषण अवश्य देखिए, वो जो स्वामी जी है ना 2-5 मिनट बोले हैं इंग्लिश में, क्या अप्रतिम उनका कहना, उनका व्यक्तित्व देखिए, उनको देख के ही लोगों के हाथ ऐसे नम्र हो जाते। अरे वो अमीर हो या शेख हो या कोई हो, देखिए व्यक्ति है। तो ये नैरेटिव सेट करने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिए हैं, इसलिए अब ये दिख रहा है। तो हमें एक व्यक्तित्व के रूप में मैं इसमें क्या संविधा डाल सकता हूं, ये विचार करके पूरा झकझोर के इतना काम करना चाहिए, इतना एक एक विषय पढ़ना चाहिए। यदि मैं व्यक्ति हूँ, अध्यापक हूं, तो मैं इतने पुस्तक पढ़ूंगा, यदि मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये करूंगा। लेकिन ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ऐसा कहा गया है, ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति होगी। और हमें लोगों तक जाना है, लोगों तो जितने लोग, कोई भी आता है आपके यहाँ, थोड़ा सा बताने का, उनको लगेगा ये क्या बता रहा है मुझे, हम बहुत प्रोफेशनल। आजकल पता है क्या, ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म एक बहुत बड़ा है। आपने सुना प्रोफेशनल का अर्थ क्या होता है पता है? बोलता नहीं है, किसी के बोलेगा नहीं, अपना अपना बैठेगा, टाई डालेगा, सूट डालेगा, किसी से, यानी वॉचमैन होता है अपने सोसाइटी में, उससे नहीं बोलते हैं लोग, वो डाउन मार्केट हो जाता है। आप महान प्रोफेसर हैं, आपने तो ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? भारत ऐसा था क्या? ये अपना विचार है क्या? जहां जहां हम देखते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, कितना एक ही अभंग लिख के नरसिंह जी है ना ये हो गए। तो मैं कह रहा हूं, जब तक हमें ये थोड़ी थोड़ी बातें अपने जीवन में जब तक आचार्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आचार्य शब्द हम कहते हैं ना, शंकराचार्य कहते हैं, आचार्य शब्द का अर्थ ये होता है कि विचिनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरेते तस्मात् आचार्य श्रुत। आचार्य शब्द की व्याख्या की गई है शास्त्रों ने, कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके वहां के कुछ बिंदुओं को अचिनोति, जैसे हम गार्डन में जाके फूल ऐसे चुन चुन के लाते हैं ना भगवान की पूजा के लिए, वैसे अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके चुन चुन के कुछ विद्वान विचार जो लाता है और अपने जीवन में उसको जीता है, उसको आचार्य। और इसलिए यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते होंगे तो उसमें है आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः, आचार से धर्म का। इसलिए आज तक जो हम जीवित है ना, उसका केवल एक बिंदु है, अपने यहाँ इतना प्रखर ज्ञान है, उपनिषद वेदों जैसा वांग्मय है, और दूसरा आचरण करने वाले हमारे यहाँ गुणाधिकैः अनुष्ठीयमानः धर्मः प्रचयम गमिष्यति इत्यादि शंकर जी ने कहा। आज भी देखिए फोटो देखा तो आचार्य शंकराचार्य को तो हाथ ऐसे ही नमस्ते हो जाते। ये क्या है? जैसे कोई स्वामीनारायण मंदिर में आप जाएं तो उनको स्वामी जी को देखिए, ऐसे ही निसर्गता हमारे हाथ ऐसे नमस्ते होते हैं। जैसे वारकरी संप्रदाय, आप आलंदी पंढरपुर कभी जाएंगे, अरे इतने सादे सादे लोग हैं, धोती डाल के जीवन भर काम कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस विषय पे काम करना बहुत आवश्यक है, एंड वी शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। ये मेरा काम नहीं है, मुझे बताया गया है, मैं तो विजिटिंग हूँ, मुझे क्या, ये जो है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं अलग हूँ, यही एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म हमारी फैमिली लाइफ खा रहा है, हमारी सोसाइटी खा रहा है, हमारे स्कूल खा रहा है, हमारा फैमिली लाइफ भी खा रहा है। नहीं, मुझे आई वांट स्पेस। कैसा स्पेस? कौन से स्पेस के बारे में बोल रहे हैं? ये स्पेस हमारे यहाँ कहाँ था? वास्तु शांति क्यों करते हैं हम? ये घर हमारे, वी आर नॉट द ओनर। हमारे आचार्य ऋण है, पितृ ऋण है, रोज के यज्ञ है, उनके बाद मिला तो खाना है। गृहस्थ आश्रम तो बहुत कठिन है, हम मस्त ऑर्डर करके दरवाजा बंद करके खा रहे हैं। इसका अर्थ ये करना नहीं है, ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ तो हमें बैलेंस निकालना पड़ेगा। और आज के 16 फरवरी 2024 we need to come out with some solution, and our religion is, our dharma is so relevant। आप याद रखिए 25-30 साल, वही भी प्लानिंग मोदी जी की वही है, 2047 वो कहते हैं। और राम मंदिर का उन्होंने दिया हुआ भाषण आपने सुना होगा, तो कहते हैं 1000 साल की उनका एक शब्द आया है। क्या है 1000 साल? व्हाट इज इट? ही इज 73 और 1000 साल की बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट? कोई बोलेगा यार क्या आदमी, से नहीं है। इट इज साइक्लिकल प्रोसेस। अपने हिंदू धर्म में हम अभी है 25-30 साल रहे, लेकिन कहाँ तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होने वाला है। तो हम होने आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। जैसे संत तुकाराम जी ने लिखा है, उपजोनिया पुड़ती येऊ, हम फिर एक बार आएंगे, काला खाऊ दही भात, और कृष्ण का काला खाएंगे। वैकुंठी तो ऐसे नाही कवळ काही काल्याचे। वैकुंठ में भी इतना सुख नहीं है। संत तुकाराम जी का अभंग है मराठी में, इतना सुंदर। तो
ये जो हम गुर्जर भूमि, महाराष्ट्र भूमि, तुलसीदा, ये सब हम एक बार देखेंगे तो पता चलेगा, अरे ये तो अपने ही लोग। ठीक है, तो एक बस हो गया है ऑलरेडी समय, लेकिन पा करके जो कम समझ पाता है उसको पकड़ करके भीख मंगवाने का काम। Left, and I see where you're coming from, but I don't think as a professor, I don't think we should give up on left-leaning youngsters. Agreed. And in particular, the non-left and all of us members of the audience who are non-left should find better ways to engage with them. On that note, I think you've really done a great job of getting youngsters to move away from binge watching Game of Thrones to binge watching your lectures. So my question to you is, how do we translate this momentum into something bigger? And how do we, go from being, go to being a democracy that's for dharma, of dharma, and by dharma? So you've spoken about freeing Hindu temples, truthifying history, and all of these are policy changes. They take time, they're slow. Correct. What can we, the people who are sitting here who believe in the cause, what can we do? Do you have any suggestions? Very clear suggestions which I offered to a 10-year-old in California 2 years ago, and I'll explain why it's very, very critical. Start with, I think, 3 or 4 aspects. Since I've benefited from these suggestions, I'm in some position to say this with confidence. But before that, I completely agree with your first point. I'm not giving up on the youngsters on the left. And when I mean the left, I mean hardened, incorrigible, insufferable left, which takes a certain degree of entrenchment of position, which comes with age, right? You're beyond 30 or beyond 35 and you've decided to invest your ego into this particular issue as opposed to your mind, then that's a person I have no interest in dealing with. That's a person I'm interested in pummeling in an argument, not convincing him. I don't wish to convince you or persuade you. I will only defeat you in an argument, period. 100%. There is no point in trying to convince such people. You only tell them, you understand only this language. It's either here or there. Come here, we will talk, period. But you have to engage with the youngsters, 100%, because it's such a huge demographic. And from the point of view of the fact that this demographic is so vulnerable, especially through the education system, you cannot afford to give up on them. So I'm with you. Coming to the realistic suggestions. Put yourself in the shoes of a person who has a workaday life and who does not have the ability to pursue big-time causes at a macro level. What can that person do? Basic issues. One, what is it that I've started with in the book? Language, semantics, linguistics. So learn your mother tongue at the very least. Equip yourself with knowledge of your own literature at the very least. I've given this unpopular example before. I don't see why it should be unpopular. In fact, it's a backhanded compliment, so I'll repeat it. I challenge anyone to speak in Kannada with the same fluency as Asaduddin Owaisi speaks in Urdu. Middle class trap. Right now I'm in Bangalore and I want you to look at that building right now. If you can't, he is doing something right which you aren't. Period. So start with the language. That's one. Second, I'm making the point that if you're not in a position to contribute to the Free Temple movement at the macro policy level, what is it that you can do? 2 things. In fact, 3 things. I want to be able to see that a person walking on the street is a Hindu, which means whatever is the visible symbol must be there. It starts with that, 100%. Why are visible symbols part of core tenets of other religions? Because it becomes a part of your habit, a part of your second nature, and you will not think and talk about your religion at, let's say, at some esoteric level as if you're talking of a third party. You won't talk of it as if it's a stranger. You need to be able to connect with it. And therefore, without practice, there is no logic, and without logic, there's no practice. Both have to go hand in hand. You need to know what is it that you're fighting for on social media. And if you don't even practice it on a daily basis in the simplest of forms, what on earth are you fighting for? I don't even understand. Makes no sense. Then you're not fighting for the cause, you're fighting for your ego investment in the cause. Which is to say, I want to prove that I'm right on a particular topic, as opposed to saying I'm supporting something that is right. Okay?
So a visible symbol is necessary. Third, the corollary from there is that take ownership of at least the local temples. Why is everybody sitting in some remote part of the country and constantly think of Jagannath Puri and Tirupati but not the local temple? Is this temple under any less state control compared to Tirupati? No, it's not. This is the temple which shouldn't be under state control, because if at all there are some policy justifications for the state being present in a macro institution and a mega institution which could have security issues, what is its justification for being in the street temple? I don't understand. What money are they going to make? What corruption are you talking about? Who are you to talk about corruption? You have no moral authority. The Indian state has never had moral authority to speak on corruption in the last 70 years. So who are you to talk about corruption? At least if it's corrupt, it's someone from my community eating it as opposed to you taking money and giving it to some other community. So I am clear about the fact that it starts with this, then you go to the next level, which is what? Do not reduce any of your festivals to mere celebratory activities. Explain the significance. Do something about it. None of this is going to be possible because at the end of the day, when it's a nuclear family and the joint family system is broken, then what is it that you're looking at? So what is human psychology at play here? It is the joint family that provides an extended support system that has been done away with now, thanks to our own insistence on nuclear families. Somehow that was meant to be the progressive way, done. Okay, kya progress hua, dekh lenge. Second, if this setup is gone, then you still need to have some connection with a larger ecosystem which reinforces your identity, and therefore go back to your basic sampradayas. I can't think of most Hindu families which have not had a traditional guru or a traditional matha or a traditional institution that they've been connected with in one way or the other. To me, it doesn't make a difference whether it's Brahminical or non-Brahminical. It honestly doesn't make a difference. As long as it's a traditional sampradaya, it's a traditional sampradaya. For me, traditional is not Brahminical. Traditional is Hindu, period. Therefore, go back to those institutions. Two things come out of it. You don't feel alone when you're trying to bring up a young child and trying to instill values in it, and when you don't know how is this child going to deal with the rest of the world, is he going to be or is she going to be the misfit? But when you realize that there are others, that fear comes down to a significant extent. And you also end up strengthening that particular institution because such institutions survive on following patronage and numbers. And when the heads of such institutions are in a position to command greater respect from their following, they will be in a much better position to talk to the politicians saying, you can keep playing politics, but don't keep playing politics with our institutions. Because they will derive confidence from the fact that the people are backing them. That is what, let's say, the so-called godmen of other institutions and other faith systems bank on. The existence of a ground support base. Tell me which of these things that I've just suggested is beyond the realm of reasonableness and practicability. I don't think it is. These are plain and simple basics. Once you're in a position to achieve this, the immediate effect that you're looking at is an enhanced attachment to your culture and a better awareness of your own institutions. So the next time when someone says, it is in your institutions there is more corruption, not in our institutions, you can actually tell them, what are you talking about? Our institutions are corrupt today largely because of entrenchment of the state. That is a fact. Because the state has an incentive to constantly attract crowds at the expense of dharma, tradition, sampradaya, ritual, practice, whatever. And therefore they will do whatever it takes to create revenue streams, ports of revenue. For them, these institutions are nothing but ports of revenue. That's it. Therefore, you'll be in a much better position to argue. Nothing that I have said in the last 5.5 years, ever since I started speaking on the subject in September 2016, is beyond, it's not something that requires a 120 plus IQ or 160 plus IQ. It's plain and simple logic based on the ground realities. If there is a payment-based darshan queue system, who benefits from this? First, the person who controls the affairs of the institution benefits from this. Who is the person who's controlling the secular aspects, which is to say the monetary and fiscal aspects of the institution? It is the state. So why is my community taking the rap on its knuckle when the state should be held responsible for this? Why is my community, my faith and my institution being constantly called a commercial institution when it is the state that is responsible for this?
And it's constantly my community that is the favorite whipping boy of everyone who says Hinduism is all about money. Wherever you go, it's all about money. Is that the case? If that is the case, it is in other faith systems that there is a systematic, organic way of collecting money on a monthly basis. 10% has to be given, whether it's a church or a mosque. It's not my temple that's doing this from everyone, right? So that takes us to the next step. There is an obligation and a top-down imposition. I am saying those who are serious about this, park 10% of your revenue. Use it to support the causes which you believe are advancing the cause of Dharma. If you cannot be a Rana Pratap, at least be a Bhamasha is something that I've said umpteen number of times. So if you cannot be in the line of fire, at least support those who are in the line of fire in one way or the other. Adventure awaits, and so do the savings. Plan your trip with these exclusive flight offers. And therefore, monetary support is the most important way of doing that. So 10 to 15% of your income does not belong to you, is your self-imposed restraint. Do that. 5. Very, very dangerous suggestion. Hinduism is not a pacifist religion. Hinduism is not a religion of cowards. Hinduism does not fear force. Therefore, revival of the Kshatriya spirit is critical. 100% critical. If you constantly think of it as the dirty job, then all you're going to be left with is a small island surrounded by a gutter. Let's see who's going to do the dirty job then. The state under any government cannot do this, and certainly cannot do this efficiently, which means the Hindu community must slowly start looking at self-sufficient enclaves, which are equipped to protect themselves. Several states in this country have already shown that the existence of the state apparatus is not an advantage. It has actually turned to be a liability for Hindus when they want to protect themselves. So, do not use the Gita to teach pacifism to your kids. Teach the Gita to teach Kshatra to your kids. The Gita is not meant to be a post-retirement Katha Kalakshepam book, where people get together for satsangas and test each other's memories. Do you know this shloka? Do you know that shloka? Oh, that goes on. Is that what it was meant for? Arey, what have you understood, man? So, grasp the saransh and apply. All of these are doable. None of these require state support. None of the things that I've said so far require state support. Now, despite this, if you don't wish to do it, well, you've just signed away your destiny as a civilization. Then, Ram Naam Satya Hai. So, friends, I hope you are still there in the class, or many people have left. Yes, sir, we are there. Yes. So I think with this, I think he gave 5 points. Can anyone of tell me? आपने नोट किया है क्विकली जो कुछ याद आता है? गौरी जी आप ही मत बताइए, दो लोगों कोई और है क्या? क्विक एक लैंग्वेज है गुरुजी, एक विजिबल सिंबल बताया, 3rd और 4th पॉइंट मैंने नोट नहीं किया। हाँ, तो पहला बिंदु क्या बताया था? बच्चों को अपनी लैंग्वेज, अपनी मदर टंग आनी चाहिए बच्चों को। जरा ये जरा कोई तो लिख लीजिए सब। हाँ, 5 बिंदु सबको पता होने चाहिए। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर न्यू क्रिटिसिज्म भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रहना चाहिए। 3rd और 4th पॉइंट नहीं पता। ठीक है, हाँ, पहला बिंदु हम देखेंगे ना, वो लोगों ने लिखा होगा। हाँ, लर्न योर मदर टंग इज फर्स्ट। सेकंड, विजिबल सिंबल, मतलब हिंदू अगर कहीं से जा रहा है तो पता चलना चाहिए कि वो हिंदू है। हाँ, ठीक है। अपना जो भी संप्रदाय है उसको फॉलो करें, और अपने लोकल टेम्पल्स जो हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें। हाँ, वेरी नाइस। और
जो अभी तक नहीं बोले हैं वो बोल सकते हैं, सब मुंह अभी इतना सुनने के बाद तो थोड़ा बोलिए। हेलो, बस 5 बिंदु बोलेंगे और मैं बंद करूंगा लेक्चर, अपना दुकान बंद आज। मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए, क्यों नहीं, आप ही बोल। अरे अरे बाप रे मैडम। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई, जो लास्ट पॉइंट चल रहा था व्हेन ही सेड कि वी शुड रादर रिमेम्बर एंड रिवाइव अवर क्षात्र धर्म, यानी गीता पढ़ते हैं तो गीता को सिर्फ कथा की तरफ से या तो पेसिमिस्टिक बनने के लिए नहीं पढ़े, उसका जो हमारा हिंदुओं का क्षात्र धर्म जो पहले से ही हमारे ब्लड में था उसको जगाने का काम करना है। वेरी गुड, वेरी, आप एकदम महत्वपूर्ण बिंदु के समय आप जुड़ गई हैं। yes. आपका अभिनंदन है। थैंक यू। और कोई? और जो हम नहीं करते हैं, जो दूसरे धर्म वाले करते हैं कि 10% ऑफ आवर इनकम वी शुड डोनेट फॉर द पीपल हु आर रियली वर्किंग फॉर दिस कॉज. If we can't practically go and work in the field, then we can do at least this much seva, that we can donate this much amount so that those people can work in a better manner. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी 2 बिंदु बचे हैं, और कोई बोले? लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज का भी उन्होंने कहा। हो गया, वो हो गया, और 2 बिंदु बचे हैं। This is practical application of new criticism, my dear friends. New criticism says close reading of the text. So what is text for us? This 10 minutes video is a text for us. So what are the points that we could note? The first point, second point, fifth point was given, fourth point was also given. There are 2 points that are still missing. Quickly we'll go through and then we'll end up. Yes, Gauri ji. He also said that we should do proper reading, proper understanding of our dharma, shastras, so that anytime we can give our or set our own narratives. If anybody is misguiding us, we should have the ready references. એના માટે આપણને કોઈ સ્ટેટની કે કોઈની જરૂર નથી પડવાની, એ આપણે આપણી રીતે કરી So શકીએ. now you exactly understand why MA in Hindu Studies course has been started. You understand? Yes. Yes. And there are 2 other points. Quickly, anyone? Hardly 1 or 2 people are speaking. Okay. So I'll end. I'll tell those 2. One is, he is saying go back to your traditional institutions like Guru, any mutt that you should follow, or any traditional thing. And he was saying there are 2 words. One is traditional for him is not Brahminical, he said. So this is again Western construct, that if something is traditional, they say it is Brahminical. You understand? Even the word Sanatana, it says it's not Sanatana Dharma, it is not Hindu Dharma, it is Brahmana Dharma. So this is a kind of brainwash that they are doing. So that is one. And second, very important is, please don't reduce your festivals to celebrity activity. So don't just consider this as a celebration. Try to tell your younger lot. And then what will happen, if there are children at home, there are nuclear families, he says, we don't understand. But if you attain some mutt or some traditional thing, the small boy will consider that, yes, I'm not alone. The entire community is there with me. And it is the biggest problem in all metro cities, my dear friends. In Mumbai, in Ahmedabad, in Delhi, though both the parents are working and the child is at home, he doesn't know what to do. And that is why they go on reading mythological fiction and Amish Tripathi, Devdutt Patnaik, and they are filling this gap. Understand? So they are vulnerable group. He has used the word. And and park 10% of revenue and support activities like, so that we are doing here. So with this, these are 5 doable things. And this is a practical application of new criticism. We have studied that new criticism is interested in close reading of the text, understanding the intentional fallacy, affective fallacy, and other things. The PPTs are shared with you in the group. So I think with this, it's 28 minutes extra that I have taken. Thank you very much. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Namo Nama, Guruji. Namo Namo. Namaskar. Namaskar, ma'am. Namaskar, madam. So this is a very different kind of experiment.
teaching new criticism with J. Sai Deepak's speech. I liked it. No, I will see the recording. I will watch the recordings. I have to watch all your recordings. I also made them listen the poem by Atal Bihari Vajpayee, Hindu Jeevana, Hindu Jeevana, Hindu Jeevana. That poem, It's a beautiful poem. So I said that all Hindu studies students should buy heart it, because I also make them understand why we are teaching Western methods. It's not like English literature person is teaching you. The one Right. who has understanding of Hindu ethos, Hindu idea, and from that perspective you are teaching this course, I think that will be fruitful. Otherwise this is a weapon, this can be used as a a different weapon as well. Yes. And this is very important. Otherwise, studying new criticism or structuralism, it has no meaning. If we teach in the same manner we are teaching in our English department, it is of no use. So yesterday only I had a talk with Mr. Balaji from South Gujarat University, and he asked me, they are also running MA in Hindu studies. So he asked me, who is teaching these Western methods in your university? I said, I am there, and I experimented with so many professors last time, but that was not useful because everybody came and they taught like they are teaching in their regular classroom. So I have not invited any of them this year. So you are there, and I'm going to try with one another girl. She is very young. She is a fresher rather. But Madam, I am let's also young. no, still you have got experience. And see, हमारा Okay. जो है ना पूरा Just kidding. कॉन्टेक्स्ट अलग है. I understand. यस, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. नमस्कार. Namaskar. मिलते हैं. यस.